हेलो दोस्तों, मैं सारा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मस्त होंगे। आज फिर मैं एक धमाकेदार स्टोरी लेकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फिर आपका इंतज़ार यहीं ख़त्म होता है। मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। इस कहानी के लेखक हैं अनिल सक्सेना। इस कहानी का नाम है रॉबरी। यह कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वह कैसे मिडिल क्लास से अरबों की मालकिन बन जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े शहर और कई बड़े कस्बों में बैंक की तरफ से लोगों के घरों में नोटिस जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हज़ारों की संख्या में लोग बैंक के बाहर खड़े होते हैं। वह वही लोग होते हैं जिनके घर बैंक की तरफ से नोटिस जाता है कि इन्होंने लोन लिया है और 1 ईयर से ऊपर हो चुका है, अभी तक किस्त का एक पैसा जमा नहीं किया है, जिसके कारण बैंक इन सबकी संपत्ति के नीलामी का नोटिस बैंक भेजते हैं। मगर इन लोगों ने तो लोन लिया ही नहीं और यह सब गुस्से में आकर बैंक के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। देश के कई बड़े बड़े शहरों में के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। देश के कई बड़े बड़े शहरों और कई बड़े बड़े कस्बों में यह सब हो रहा था। यह बात मीडिया के जरिए इंटरनेशनल मीडिया में भी फैल जाती है, जिसके कारण अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। देर न करते हुए सरकार देश के काबिल अफसर को इसके लिए हायर किया जाता है, क्योंकि यह मामला एक दो शहर का नहीं, देश के कई बड़े शहरों और कस्बों में यह सब चल रहा होता है। सीनियर ऑफिसर इसमें एनबीआई नेशनल, देश के कई बड़े शहरों में और कस्बों में यह सब चल रहा होता है। सीनियर ऑफिसर इसमें एनबीआई नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रताप सिंह रेड्डी को इसके लिए चुना जाता है। आगे हम देखते हैं मुंबई के एक शहर दहिसर में एक फैमिली में जगदीश, जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, और उसकी वाइफ माला, जो हाउस वाइफ है। उसकी बड़ी बेटी श्रेया, जो कॉलेज में पढ़ती है और वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, और छोटी बेटी का नाम सृष्टि, उसकी उम्र 12 साल और श्रेया की उम्र 21 साल होती है। जगदीश शाम को जब अपने घर आता है, वह काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और माला से कहता है, भाग्यवान, एक कप चाय मिलेगी क्या? माला कहती है, अभी लाई जी। वहीं सृष्टि पढ़ रही होती है। माला कहती है सृष्टि से, बेटा इधर आना, जा अपने बाबूजी को चाय देकर आ। सृष्टि चाय लेकर आती है और अपने पापा को देती है। तभी घर का फ़ोन बजने लगता है। सृष्टि जल्दी से चाय रख देती है और फ़ोन उठाने के चक्कर में चाय ज़मीन पर गिर जाती है। जगदीश सृष्टि पर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या किया तूने? वैसे भी दिमाग ख़राब है और तू एक काम ढंग से नहीं करती। माला कहती है, अरे जी, इतने गुस्से में क्यों हो? श्रेया कहती है, पापा छोटी है ना, जाने दो। जगदीश बोलता है, आज पता है बैंक में इतनी भीड़, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बैंकों के बाहर हम लोगों को भीड़ संभालना मुश्किल पड़ गया। अगर पुलिस ना होती तो हम लोगों का क्या होता? माला कहती है, ऐसा क्या हुआ जी? जगदीश कहता है, एक तो लोग लोन ले लेते हैं, ऊपर से साल भर किस्त भी अदा नहीं करते। बैंक की तरफ से उन लोगों को नोटिस गया। माला कहती है, अच्छा? जगदीश कहता है, जिन लोगों के घर नोटिस गया उनके घर के सब सदस्य बैंक के बाहर आ जाते हैं और देखते देखते काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी यही कहते हैं कि हमने तो कोई लोन लिया नहीं, फिर हमारे पर लोन कैसे? यह सुनकर बैंक के सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं। माला कहती है, हे भगवान। फिर जगदीश बोलता है, फिर क्या? बैंक को मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ती है, तब जाकर भीड़ कंट्रोल में आती है, वरना आज क्या ही होता भगवान जाने। मैं तो बहुत थक गया हूँ और परेशान हूँ, बस थोड़ा सा खाना दे दो, मैं सोने जाता हूँ। श्रेया तभी टीवी ऑन करती है। श्रेया जो भी चैनल बदल रही थी न्यूज का, सभी पर ब्रेकिंग न्यूज, देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। टीवी में न्यूज एंकर कहता है, शायद ही दुनिया के किसी देश में ऐसी रॉबरी अगर हुई है तो वह है हमारा देश। देश के ऐसे ना जाने कई शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अनगिनत शहर लिस्ट में हैं जो इस घटना के शिकार हुए हैं, और कस्बों गांव तक भी लोग नहीं बचे हैं। कितनी बड़ी रॉबरी है? कौन है इसके पीछे? किसकी साजिश है? क्या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन या कोई विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के लिंक तो नहीं है? सरकार ने तुरंत ही इस मामले में संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी बुलाई है, बताया जा रहा है, जिसमें देश के कई काबिल अफसर इन रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। माला श्रेया से कहती है, खाना खा ले, न्यूज बाद में देख लेना। श्रेया कहती, हाँ माँ, खाती हूँ। तभी सब खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं जगदीश रोज की तरह लंच लेकर बैंक चला जाता है और श्रेया सृष्टि को छोड़कर कॉलेज चली जाती है। फिर हम देखते हैं कॉलेज के बाद श्रेया एक लड़के को देख रही थी। शायद वह उससे बात करना चाहती थी। वह लड़का श्रेया के कॉलेज में ही पढ़ता है। उसका नाम
वैभव है। वैभव दादर के ही पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश का बेटा है। वेंकटेश बहुत ही ईमानदार और मुजरिमों के प्रति सख्त रवैया अपनाता है। तभी हम देखते हैं वैभव अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है और श्रेया जो वैभव से बात करना चाहती है मगर उसे कोई वजह नहीं मिल रही होती है तो वह वैभव की बाइक की हवा निकाल देती है। वैभव बाइक स्टार्ट करता है बट वह देखता है कि उसकी बाइक तो पंचर है तो वह अपनी बाइक पैदल ही खींचने लगता है। श्रेया स्कूटी लेकर सामने आती है और कहती है, इतनी धूप, ऊपर से बाइक, आप इसको लेकर अपने वर्कशॉप तक पैदल कैसे जाएंगे? वो भी इतनी दूर है, इसलिए अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ देती हूँ वर्कशॉप तक। वहाँ से आप किसी भी मैकेनिक को ले आना और अपनी बाइक का पंचर बनवा लेना। वैभव कहता है, नो थैंक्स, मैं चला जाऊँगा। श्रेया फिर कहती, अच्छा जी, नेकी का दरिया में डाल, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रही थी। नहीं जाना कोई बात नहीं है, खींचते रहना अपनी बाइक। यह सुनकर वैभव कहता है, रुको, और वह श्रेया की स्कूटी पर बैठ जाता है। श्रेया वैभव से काफ़ी सवाल जवाब करती है बट वैभव कम ही बोलता है। वह श्रेया के कई सवालों का जवाब नहीं देता है। तभी वर्कशॉप आ जाती है। वैभव उतर जाता है और श्रेया अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद श्रेया माँ से बोलती है, माँ मुझे कुछ बुक्स लेनी है इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। माँ से बोलकर श्रेया निकल जाती है। इंसान इधर दादर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर हम एक खंडहर देखते हैं जहाँ मानो कोई रहता ही नहीं है मगर वहाँ एक ओल्ड मैन रहता है जो 60+ का होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वह कॉल उठाता है। कॉल पर कोई कहता है, राकेश सभी लोगों से कहो वह अपने सेल फ़ोन और जो कुछ भी है सब डिस्ट्रॉय कर दें और कुछ दिनों के लिए अपने सभी आदमी से बोल दो वह अंडरग्राउंड हो जाए। राकेश बोलता है, ओके सर, मैं अभी सबको बोलता हूँ। फिर वह टॉयलेट की ओर बढ़ता है और वह टॉयलेट की सीट को साइड में करता है और हम देखते हैं कि एक सीढ़ी जो नीचे की तरफ जा रही है। राकेश सीढ़ी के जरिए नीचे उतरता है। नीचे हम देखते हैं कि एक पूरा सेफ जोन घर सा बना हुआ होता है जहाँ 20 से 25 लोग दिखाई देते हैं। राकेश ताली बजाता है। सभी लोग ताली की आवाज़ सुनकर खड़े हो जाते हैं। राकेश उन सबसे कहता है, अपने जितने भी बंदे हैं सबको मैसेज सर्कुलेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि जहाँ जहाँ अपनी ब्रांचेस हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दो। वह सब अपने काम में लग जाते हैं और वैसा ही होता है। फिर हम देखते हैं देश के अलग अलग जगह पर सभी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रताप सिंह रेड्डी, इधर हम प्रताप सिंह रेड्डी को देखते हैं जो एक मीटिंग ज्वाइन करते हैं जिसमें सभी शहरी जहाँ जहाँ इन वारदातों को अंजाम दिया गया सभी पुलिस स्टेशन और कम्युनिकेट करते हैं। प्रताप सिंह रेड्डी कहते हैं सभी पुलिस स्टेशन से कि बैंक की सारी डिटेल्स, सारी जो भी अधिकारी, अगर किसी पर शक है उनको उठाओ, बाहर के किसी बंदे पर शक है उसको उठाओ। मुझे शहर के सभी बड़े बड़े हैकर, रॉबरी करने वाले, चोर चक्के सभी चाहिए। प्रताप सिंह रेड्डी के कहने पर वैसा ही होता है। सभी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और बैंक कर्मचारी अपने काम में लग जाते हैं। बैंक कर्मचारी सभी डिटेल्स प्रताप सिंह रेड्डी तक पहुंचाते हैं और पुलिस कर्मचारी देश में जो भी छोटे बड़े हैकर और चोर चक्के सभी को पकड़ा जाता है। इधर प्रताप सिंह रेड्डी भी कई बड़े हैकर को हायर करता है और काम पर लगा देता है। प्रताप सिंह रेड्डी कॉन्फ्रेंस के जरिए भी छोटे बड़े हैकर और चोर चक्के पर सभी पर नज़र रखते हैं। सभी थाने मानो जैसे हाउसफुल हो जाते हैं। सभी चोर चक्के और हैकर कहते हैं, सब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हमें छोड़ दो, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।